नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने ऐलान किया था कि वो 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे किसान आंदोलन के समर्थन में, क्योंकि किसानों की मांगें जायज हैं और उनके बारे में सरकार का रवैया बहुत ही नकारात्मक है, जन विरोधी है और वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारी बातें सरकार के विरोध में कही थी। उसके बाद ऐसा लगा था कि चलो देर आयत दुरुस्त आयत, अन्ना हजारे की आत्मा जागी है, उनकी चेतना जागृत हुई है और अब वो किसानों की समस्याओं को समझते हुए उनको अपना समर्थन दे रहे हैं, उनकी लड़ाई में साथ दे रहे हैं। हालांकि उस समय भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि जो भी अन्ना हजारे का अतीत रहा है, जिस तरह की भूमिका वो निभाते रहे हैं, उसमें उनके इस कदम को एक राजनीतिक चालबाजी के तौर पर भी देखा जा रहा था। कुल मिलाकर संदेह की नज़र से देखा जा रहा था कि आखिरकार वो उन्हें ये ख्याल अचानक क्यों आया 60-65 दिन के बाद कि ऐसा किया जाना चाहिए। अब लेकिन अचानक उन्होंने पलटी खाई है और अब कह दिया है कि अब वो अनशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार से, बीजेपी से आश्वासन मिल गया है और उन्होंने जो 15 सूत्री मांगे दी थी, उनमें से कई मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। अब ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा है। देखिए कि अन्ना हजारे अनशन शुरू भी नहीं करते हैं और उनकी मांगें मान ली जाती हैं। आखिरकार वो कौन सी मांगें हैं जो सरकार फौरन मान लेती है और यहाँ किसान जो 60-65 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ठंड में बैठे हुए हैं, तमाम तरह की लाठी गोलियां और आंसू गैस और वाटर कैनन झेल रहे हैं, उनकी मांगें नहीं सुन रही सरकार और अन्ना हजारे की मांग मान लेती है और अन्ना हजारे उससे संतुष्ट होकर अपना अनशन खत्म कर देते हैं या शुरू ही नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अन्ना हजारे के पूरे व्यक्तित्व पर, पूरे चरित्र पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आज हम इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें। पहली तो यह है कि sathhindi.com का ऐप आपसे निवेदन है कि तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। आप उसको क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा जो हमारा निवेदन है, जो मैं लगातार आपसे करता रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप sathhindi.com के अभियान को, मिशन को आप समझ रहे होंगे, उसे गंभीरता से ले रहे होंगे, क्योंकि हम पत्रकारिता के मानदंडों के हिसाब से पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। इसलिए ना तो हमें कॉरपोरेट से कोई सहयोग मिलता है, ना हम फंड लेना चाहते हैं उनसे, ना विज्ञापन लेना चाहते हैं और ना ही हम सरकार पर निर्भर करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद के लिए आगे आएं। हमारा जो सदस्यता अभियान है उसमें हिस्सा लें, उसके सदस्य बने sathhindi.com के, और इस तरह से आर्थिक सहयोग करें ताकि हम सत्य हिंदी को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि अन्ना हजारे को आखिरकार क्या हुआ कि उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की और फिर पीछे हट गए अचानक। जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके पास बातचीत के लिए गए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें पूरी संतुष्टि मिल गई कि सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, उनकी बहुत सारी मांगें मान ली गई हैं और अब अनशन वनशन की जरूरत नहीं है। ये किसान बेकार में बैठे हुए हैं, इनको भी घर लौट जाना चाहिए। तो ये अन्ना हजारे का चरित्र हम पिछले 7 सालों में देख रहे हैं। जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें एक लंबा संपादकीय आज छापा है अन्ना हजारे के इस परिवर्तन पर और बड़े तंज लेते हुए बहुत तीखी टिप्पणियां भी की गई हैं कि इन 7 सालों में अन्ना ने कोई करवट तक नहीं ली थी और अचानक किसान आंदोलन से जुड़ने की बात कही और फिर एकदम से पीछे भी हट गए। तो ये क्या चक्कर है आखिरकार कि अन्ना हजारे कहाँ खड़े हैं? क्या वो किसानों के साथ हैं भी या नहीं हैं? किसान आखिरकार अन्ना हजारे जो कुछ भी कर रहे थे, क्या सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि उनकी वो सुर्खियां मिल जाए, उनकी भी कुछ चर्चा हो जाए, सरकार की तवज्जो उनकी तरफ हो जाए और एक कोई उनका दूत आएगा और उनको मनाएगा और वो मान जाएंगे बिना अनशन किए? हालांकि 84 साल के हैं अन्ना हजारे। हाँ, कोई भी उनसे अपेक्षा नहीं रखता है कि वो
आमरण अनशन करेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और अपनी जान को जोखिम में डालें, लेकिन कम से कम इस तरह का पाखंड न करें, ये उम्मीद तो करते हैं। ये पाखंड हमने पिछले 8 सालों में बार बार देखा है। हमने देखा है कि जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, अरविंद केजरीवाल और तमाम उनके साथियों ने जो शुरू किया था, उसके दौरान और उसके बाद कैसे अन्ना हजारे का जो पूरा कार्यकलाप रहा है, कैसे प्रो संघ परिवार, प्रो बीजेपी रहा है और कैसे वो स्टैंड बदलते रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात अब पिछले 7 सालों में आपने उनके मुंह से एक भी बार नहीं सुनी होगी। सुनी भी होगी तो वो उस पर जोर नहीं देते हैं। उन्होंने बीच में कहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं की। बस दो बार वो पिछले 7 सालों में दिल्ली आए हैं और कुछ थोड़ी बहुत हलचल मचाकर लौट गए हैं। सच बात तो यह है कि उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उनकी कोई साख नहीं रह गई है। वो उनको एक तरह से बीजेपी का एजेंट माना जाता है और ये भी माना जा रहा है कि वो एक तरह का पाखंड करते आ रहे हैं, लगातार दिखावा करते आ रहे हैं और एक भ्रम पैदा करते हैं अपने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का, एक जुझारू कार्यकर्ता होने का, एक आंदोलनकारी होने का, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, आम आदमियों की समस्याओं के खिलाफ लड़ते हैं और किसानों की समस्याओं पर भी उनके जो स्टैंड है वो क्लियर है। लेकिन बिल्कुल भी स्टैंड उनका क्लियर नहीं था। ये देखने की बात है, उन्होंने या तो समझा नहीं है या उनकी समझ में आता नहीं है कि आखिरकार जो लाखों किसान इस समय आंदोलनरत हैं उनकी मूल चिंता क्या है। क्या उन मूल चिंता में उन्होंने जो 15 सूत्री मांगे दी थी, अब पता नहीं वो 15 सूत्री मांगे हो सकता है कि संघ वालों ने ही लिख कर दी हो और उन्हीं के आधार पर उन्होंने घोषणा कर दी हो और उन्हीं में से एक, मतलब कहना चाहिए नूरा कुश्ती वाला आलम खड़ा तैयार किया गया हो, जिसमें अन्ना हजारे घोषणा करेंगे, चर्चा होगी और उनकी कुछ मांगे मान लेंगे और वो फिर से चुपचाप अपने रालेगांव सिद्धि में जाकर शांत होकर बैठ जाएंगे। तो ये एक तरह का प्रहसन, एक बड़ा ही कुरूप प्रहसन, जो कि कहना चाहिए कि मजाक उड़ाने वाला है कि आप इतने सारे किसानों के जो संघर्षरत हैं उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। आपने उनकी चिंताओं को पर जरा भी गौर नहीं किया है और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मान लिया है, बताया है मुझे कि एमएसपी को हमने 2.5 गुना कर दिया है, इजाफा कर दिया है। तो ये तो पहले से भी कह रही है सरकार ने कहा है कि हमने कमेटी बना रहे हैं। कमेटी तो पहले से भी बन रही है, उसको किसान ठुकरा चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे किसी के हाथ की कठपुतली हैं जिनको नचाया जा रहा है उनके द्वारा। तो अगर अन्ना हजारे यही खेल खेल रहे हैं तो अपनी और भी मट्टी पलीत करवाते जा रहे हैं। हो गई है जो थोड़ी बहुत श्रद्धा उनके प्रति कहीं किसी कोने में हिंदुस्तान के रही होगी, वो इस भूमिका के बाद और भी खत्म हो गई है और पिछले कई सालों से वो मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं और इस घटना ने उन्हें और भी ज्यादा, ये कहना चाहिए कि नंगा कर दिया है, वो निर्वस्त्र कर दिया है, अगर थोड़ा सा साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें तो। अदरवाइज ये है कि उनका पाखंड तार तार हो चुका है। उन्होंने इस मामले में, जहां वो बेशक अनशन न करते वो, लेकिन अगर वो हिम्मत होती तो यहाँ सिंघू बॉर्डर पे आ जाते, गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाते, टीकरी बॉर्डर पर आ जाते, किसानों से मिल लेते, उनसे बातचीत कर लेते, उनकी समस्याएं सुन लेते और उनके साथ बैठ जाते। अगर वो भी काफी होता, एक प्रतीकात्मक ढंग से उनका समर्थन वो कर देते, लेकिन उन्होंने ये करना भी जरूरी नहीं समझा। वो वहीं रालेगांव सिद्धि में रहे और वहीं से उन्होंने बाद में अपने समर्थकों को कह दिया कि वो यहाँ न आए, यानी भीड़ बनेगी तो एक दृश्य बनेगा, कैमरे जाएंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक इशू बनेगा और सरकार धर्म संकट में फंसेगी, बीजेपी धर्म संकट में फंसेगी कि एक और मोर्चा खुल गया। तो बीजेपी ने बड़े आराम से अन्ना हजारे को समझा बुझा दिया और अन्ना हजारे मान गए और उन्होंने अपना अनशन रद्द कर दिया, या फिर पहले से ये सोचा समझा खेल रहा होगा कि 15 सूत्री मांगे आप देंगे, घोषणा करेंगे, हम आपकी मांगों को में से काफी मांगे मान लेंगे और आप फिर
अनशन नहीं करेंगे। देखिए, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जैसे एक बहुत ही औसत दर्जे के नेता के कहने पर अपना अनशन रोक दिया। कोई केंद्रीय मंत्री उनके पास नहीं गया, कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके पास नहीं गया। देवेंद्र फडणवीस गए और केवल उनके कहने पर उन्होंने अपना अनशन रोक दिया। तो ये बताता है कि अन्ना हजारे की मंशा नहीं थी अनशन करने की। वो उस मामले में बहुत संकल्पवान नहीं थे कि मैं इस लड़ाई को उस हद तक ले जाऊंगा जहां पर सरकार को ये मानने के लिए बाध्य कर दूं कि आप किसानों की समस्या को सुनिए और इन कानूनों को वापस लीजिए जिन्हें किसान काले कानून का नाम दे चुके हैं। तो ये वो लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते थे, ये बहुत साफ साफ अब दिख रहा है। तो अगर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, अगर अनशन नहीं करना चाहते थे, अनशन करने का दिखावा कर रहे थे, तो ये एक अन्ना हजारे ने अपनी जो भी छवि रही है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है इस एक कदम के जरिए। वो कुछ ना करते, वो बेशक अनशन की घोषणा भी ना करते, तब भी उनका उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस वजह से हुआ है कि उन्होंने घोषणा की और फिर अनशन नहीं किया और फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे औसत दर्जे के नेता के कहने पर अनशन रद्द कर दिया और ये भी कह दिया कि केंद्र सरकार ने कई मांगे मान ली हैं और मैं उनसे संतुष्ट हूं। तो माननीय अन्ना हजारे साहब, आपने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, छल किया है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आपका ये जो पूरा प्लान था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। पूरी तरह से लोगों को समझ में आ गया है कि आप ईमानदार नहीं थे। अनशन के मामले में, लड़ाई लड़ने के मामले में किसानों के प्रति आपकी जो हमदर्दी थी महज दिखावा थी, पाखंड थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की चर्चा द डेली शो में। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जल्दी ही मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और विषय पर अपनी बातचीत को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।